Hello, dear students, how are you? I think you all are very good. Okay, and in this video, we are about to study image formation by spherical mirrors. Okay, हम लोग यहाँ पर गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनना देखेंगे और गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक अवतल और एक उत्तल। तो पहले हम लोग अवतल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर से। आए, पहला अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे कॉनकेव मिरर। से, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर की पहली स्थिति क्या है बेटा? इसकी पहली स्थिति है जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि सर अनंत कहां होता है? बेटा इतनी दूरी पर हो, कोई वस्तु इतनी दूरी पर हो कि आपको वस्तु ना दिखाई दे, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। जब वस्तु हमको दिखाई ना दे, ठीक है ना, किरणों का सोर्स ना दिखाई दे, ठीक है ना, या फिर इतनी दूरी पर वस्तु हो कि अगर वस्तु दिखाई दे तो उनसे जो किरणें चले उनके बीच का क्या ना दिखाई दे, कोण ना पता चले देख करके, तो भी हम उसे क्या मान लेते हैं? अनंत मान लेते हैं। तो ऐसे ही सूर्य देव हैं, चंद्र हैं, तमाम सारे ऐसे तारे हैं जो बहुत दूरी पर हैं, स्वयं तो दिखते हैं लेकिन उनसे चलने वाली किरणों के बीच का कोण बहुत सूक्ष्म हो जाएगा। ना दिखने का मतलब बहुत क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा, बहुत सूक्ष्म हो जाएगा उनके बीच का क्या बेटा? कोण, जो वस्तुएं बहुत दूरी हैं पर है, ठीक है ना। तो जिनके द्वारा हमारे नेत्र पर बना हुआ दर्शन कोण बहुत कितना हो? सूक्ष्म हो, ऐसे भी कह सकते हैं। हमारे नेत्र पर जिन वस्तुओं के द्वारा बना हुआ दर्शन कोण बहुत छोटा हो। प्रत्येक वस्तु हम लोग के नेत्र पर एक दर्शन कोण बनाती है, आपको पता है कि नहीं? ये देखिए, जैसे वस्तु है तो आपको पता है इससे जो किरण चलेगी, ये देखिए, मान लीजिए हमारी आंख है, ये मान लीजिए मेरी आंख है, ये देखिए, वस्तु से चलने वाली किरण नेत्र पर एक दर्शन क्या बनाई? कोण। तो जिन वस्तुओं के लिए दर्शन कोण बहुत क्या हो? सूक्ष्म हो, हम उनको मान सकते हैं कि वो कहाँ पर है? अनंत पर है। इतनी बातें बता दी अनंत के बारे में, एक सब जनरल कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग देखते हैं जब वस्तु कहाँ पर हो बेटा? अनंत पर हो। आइए देखते हैं। तो अनंत पर होने पर भी दो कंडीशन है कि अनंत से चलने वाली किरणें हमेशा कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। अनंत से जो भी किरणें चलेंगी वो हमेशा कैसी होंगी? समांतर होंगी। अब प्रश्न ये है सर, अब प्रश्न ये है कि जब अवतल दर्पण हम लेंगे और अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, और जब इस पर अनंत दूरी पर कोई वस्तु है, मान लीजिए अनंत दूरी पर कोई वस्तु दिखेगा तो है नहीं, इससे दो तरीके की किरणें चलेंगी। एक, जब इससे किरणें चलेंगी क्योंकि अनंत से चल रही हैं तो होंगी तो समांतर, होंगी तो समांतर। समांतर तो है, ये जो कहा गया है कि अनंत से चलने वाली किरणें परस्पर कैसी होती हैं? समांतर। तो परस्पर आपस में समांतर हैं, 1 2 3 4, ये आपस में समांतर हैं, ठीक है ना। लेकिन आपस में समांतर होने के साथ साथ ये मुख्य अक्ष के भी कैसी हैं? समांतर हैं, ठीक है। तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य किससे जाएंगी? फोकस से जाएंगी। आपको बता चुका हूं मैं।
और मुख्य फोकस पर ये किरणें सभी वास्तव में मिलती हैं। तो ये अनंत का वह केस है, कौन सा केस, जब किरणें मुख्य अक्ष की कैसी हो, समांतर हो। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं और जहां आकर सारी किरणें मिल रही हैं वहीं अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, और इस प्रतिबिंब बिंदुवत मिला है आपको और किरणें वास्तव में यहां मिल रही हैं। तो इस बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? पहली प्रकृति ये होगी, ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दूसरी प्रकृति क्या होगी, ये प्रतिबिंब होगा कैसा? आप ध्यान दें, जो किरणें ऊपर जा रही थी वो नीचे मुड़ गई और जो नीचे जा रही थी वो ऊपर मुड़ गई, यानी इन्वर्जन हो गया, नीचे का ऊपर और ऊपर का कहां, नीचे, यानी हम कह व्युत्क्रमण हो गया। हम कह सकते हैं वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा बेटा, उल्टा होगा। ठीक है ना बेटा। तीसरा अब क्या कहते हैं, हम अब कहते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा यानी अति सूक्ष्म होगा, यानी सच कहें तो बिंदुवत होगा, बिंदुवत होगा। ठीक, और अंतिम प्रॉपर्टी कहां पर बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो किस पर बनेगा, जो प्रतिबिंब बना वो मुख्य फोकस पर बनेगा। मुख्य किस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, वो भी दर्पण के कहां, सामने, दर्पण के सामने। यानी वस्तु अगर कहां पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, उससे चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होने के साथ साथ मुख्य अक्ष की कैसी हो, समांतर हो, तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और जहां सारी किरणें मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है और वो प्रतिबिंब की प्रकृति ऐसी होगी। ठीक है, अब हम लोग इसी का एक दूसरा केस देखेंगे। ठीक है, इसी का एक दूसरा केस देखेंगे, वो क्या होगा दूसरा केस, आइए वह केस भी देखते हैं। अब देखें बेटा इसका दूसरा केस, वस्तु अनंत पर तो हो लेकिन किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, आपस में तो हमेशा समांतर होंगी क्योंकि किरणें कहां से चल रही हैं, अनंत से, और जब किरणें अनंत से चलती है तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। तो किरणें आपस में तो समांतर होंगी लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हो, तो लिख दीजिए अनंत से चलने वाली समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, मुख्य अक्ष के समांतर ना हो। आइए आपको दिखाते हैं, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। या फिर थोड़ा सा और पास कर लीजिए बेटा, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। क्या किया जाए, ये देखिए, चूंकि किरणें वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, तो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है लेकिन परस्पर तो समांतर रहेंगी। अब बताइए, अब ये किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां मिलेंगी, कहां मिलेंगी और वहीं प्रतिबिंब बनेगा। आपको बता दें, ये किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस तल पर मिलेंगी। तो फोकस तल कैसे मिलेगा भाई, फोकस तल क्या है, फोकस से जाने वाली एक लंबवत तल खींच दीजिए, ये फोकस तल हो गया। फोकस क्या हो गया, तल। सर फोकस तल पर ये किरणें परावर्तन के पश्चात कहां मिलेंगी, भाई फोकस तल पर भी तो कोई एक बिंदु होगा ना, तो ये किरणें कहां मिलेंगी। अगर आपको ये जानना है तो इन्हीं किरणों के समांतर एक किरण खींच दीजिए जो कहां से जाए, वक्रता केंद्र से जाए। क्यों आपने ये किरण क्यों ली, क्योंकि ये किरण जो वक्रता केंद्र से जाएगी इन्हीं के समांतर ही तो है। वो परावर्तन के पश्चात
अपने ही मार्ग पर वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, क्योंकि अभिलंबवत गिरती है। ठीक है बेटा, तो अपने ही मार्ग पर वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। और आपको बता दें, लौटते समय जहां पर काटेगी किसको, फोकस तल को, ठीक है ना, वहीं पर। अब जब ये भी किरण इन्हीं के समांतर थी और ये परावर्तन के पश्चात जहां काटी, तो सारी किरणें एक ही बिंदु पर क्या हो जाती हैं, मिलती हैं। अवतल दर्पण तो सबको एक बिंदु पर मिला देता है, तो जब सब किरणें एक ही बिरादरी की हैं तो इसी बिंदु पर क्या हो जाएगी, मिलेंगी सारी किरणें। और यहीं पर हमको इन किरणों के द्वारा ये किरणें जहां से आ रही वस्तु से, यहीं पर हमें उसका क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा आप स्वयं देख सकते हैं, क्योंकि सारी किरणें वास्तव में यहां मिल रही हैं। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रकृति जो होगी प्रतिबिंब की वो ऐसी होगी कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा ही, चूंकि ऊपर की किरणें कहां चली गई, नीचे, और जब ऊपर का नीचे आ जाए तो उल्टा तो होगा ही होगा। ठीक है बेटा, वास्तविक उल्टा। और क्या होगा, अत्यंत सूक्ष्म बिंदुवत, और आखिरी बात, मिलेगा कहां पर, फोकस तल में एक बिंदु पर, और वो भी दर्पण के कहां, सामने, दर्पण के कहां बेटा, सामने। ये हो गया बेटा, ये अनंत की सारी कंडीशन पूरी। अब हम लोग अनंत के पश्चात एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, सी और अनंत के कहां, बीच में। अनंत पर नहीं बेटा, अनंत और सी के बीच में। आइए देखते हैं, जब वस्तु अनंत और सी के कहां होता है, बीच में होता है। देखिए बेटा, अब हम लोग देख रहे हैं वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के कहां हो, बीच हो, अनंत और सी के कहां हो, बीच हो। बहुत इजी है, आप एक वस्तु को रखें, ठीक है, जब आप एक वस्तु को रखते हैं, ये ओ डैश, एक किरण मुख्य अक्ष के कैसे चलाइए, समांतर, आप समांतर खींचिएगा, और ये किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। आपको पता है दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से जाती है, दर्पण के पृष्ठ पर कैसी आपतित होती है, अभिलंबवत आपतित होती है, ठीक है ना। और दर्पण के पृष्ठ पर जब अभिलंबवत आपतित हुई तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ये परावर्तित किरण और ये भी परावर्तित किरण दोनों जहां पर काटी वहीं पर ओ का प्रतिबिंब क्या बनेगा बेटा, आई बनेगा। ओ का प्रतिबिंब क्या बनेगा बेटा, आई बनेगा। और ओ से मैंने कहा था कि आप यहां से क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, और ये लंब मुख्य अक्ष को मान लेते हैं कहां पर काटता है, आई डैश पर। यही आई डैश वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है, ठीक है। आपको बता दें यहां से चलने वाली जो किरणें हैं टिप से ओ, वो आई पर बनाई। अब बता दें ओ के नीचे ऐसे एक पॉइंट होगा, इससे चलने वाली किरणें यहां बनाएंगी, यहां से चलने वाली किरणें फिर ऐसे जाएंगी, फिर यहां बनाएंगी, यहां से चलने वाली किरणें यहां बनाएंगी, और यहां से चलने वाली किरणें यहां बना देंगी। सीधे ऊपर से नीचे का प्रतिबिंब नीचे से कहां बन जाएगा, ऊपर। आपकी आंखों से दिख रहा है प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रकृति में देख लीजिए कैसी है प्रकृति। आप देखें, सबसे पहली चीज प्रकृति में क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक है, ठीक है। आप देख लें उल्टा है प्रतिबिंब, फिर देख लें आप है कैसा, वस्तु से छोटा है, ये वस्तु से क्या है, छोटा है, वस्तु से छोटा है, ठीक है। और फिर आपसे अगर हम कहें, अगर आप ध्यान दें तो क्या है, फोकस और वक्रता केंद्र के कहां है, बीच में है बेटा। स्थिति यही है, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण के कहां है, सामने। हो गया ना बेटा, ये हो गई आपकी जब वस्तु अनंत और सी के कहां हो, बीच में। अब अगली स्थिति तब होगी जब वस्तु को हम कहां रखेंगे, सी पर रखेंगे। आइए इसी वक्त देखते हैं जब वस्तु को सी पर रखते हैं क्या कहते हैं, देखिए तुरंत।
अगली स्थिति यहां पर देखिए, जब वस्तु वक्रता किस पर हो बेटा, केंद्र पर हो, ठीक है ना, वक्रता केंद्र पर हो। आइए ध्यान देते हैं, ये हमारा दर्पण है, ये दर्पण है, ये बेटा मुख्य अक्ष है, ध्रुव है, ठीक है। अब आपको जरा ध्यान से दिखाएं, आपको बता दें, मैं सिर्फ कुछ कारणों से दिमाग लगा रहा हूं। ये आपका F है फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। वस्तु को आपको वक्रता केंद्र पर ही रखना है। आइए रखते हैं बेटा, वस्तु हमारा OO डैश है। एक किरण मुख्य अक्ष के कैसे चलेगी, समांतर, और वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी बेटा, चली गई फोकस से। आपको विधिवत पता है कि दूसरी किरण ले तो चलना चाहिए वक्रता केंद्र से, लेकिन वस्तु स्वयं वक्रता केंद्र पर है, तो दूसरी किरण भी हमारी कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और जब फोकस से कोई किरण जाती है तो आपको बताया मैंने कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है बेटा। आप देख लें, इसकी परावर्तित किरण ये और इसकी परावर्तित किरण ये, दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वो बिंदु कौन है, आई, और बिंदु आई बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब है। आई से एक लंब डालेंगे और जो लंब डालेंगे वो मुख्य अक्ष को बिंदु किस पर काट रहा है, आई डैश पर। तो O का प्रतिबिंब आई है और O डैश का प्रतिबिंब कौन है, आई डैश। इस प्रकार पूरे O डैश का प्रतिबिंब कौन है बेटा, आई डैश। अगर आप अपनी आंखों से देखें तो प्रकृति में क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, चूंकि किरणें वास्तव में ये मिल रही हैं, यहाँ पर वास्तव मिल रही हैं, ये किरण, और जब वास्तव मिल रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है ना। और उल्टा तो दिख ही रहा है, चूंकि O का नीचे आई है और O डैश का आई डैश, तो उल्टा क्यों, चूंकि ऊपर से जाने वाली किरणें ये इधर और इधर ऊपर से जाने वाली कहाँ आकर मिली, नीचे आकर मिली, तो उल्टा है, ठीक है ना। और वस्तु के बराबर है बेटा, ये खास कंडीशन है, जब C पर रखो तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब मिल रहा है, ठीक है ना। और इसको आपको सिद्ध करा सकता हूं इसको मैं आपको सिद्ध करा दूंगा, ठीक है ना। बहुत आसान है सिद्ध करना, ठीक है, मैं करा दूंगा आपको सिद्ध। कैसे, किसी दिन मूड से, वस्तु के बराबर, और कैसा है बेटा, आप देख लें, वक्रता केंद्र पर ही है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के सामने, ठीक है बेटा। अगर आपको इसको सिद्ध करना है क्या कि ये बराबर हैं, तो ये भी 90 अंश, ये भी कितना अंश, 90 अंश हो गया। ये दोनों में क्या है, उभय निष्ठ है, ऊपर वाले त्रिभुज में भी और कहाँ वाले त्रिभुज में भी, नीचे वाले त्रिभुज में भी। और आपको बता दें ये दोनों में उभय निष्ठ है, इतना तो आप क्लियर कर ही लिए होंगे, ठीक है। और भी एक केस ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो सिद्ध करा देगा कि क्या, कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम आप सिद्ध कर ले जाएंगे, बस ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये आपकी ड्यूटी है, होमवर्क नहीं आएगा तो मैं किसी दिन करा दूंगा, कमेंट में आप लिख दीजिएगा, ओके। अब हम लोग अगले स्टेप में देखेंगे, जब वस्तु को C और F के कहाँ ले चलेंगे, बीच ले चलेंगे। आइए वो स्टेप भी देखते हैं बेटा। ये देखें बेटा, हम लोग अगले कंडीशन में देख रहे हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के कहाँ हो, बीच में हो बेटा, ठीक है। ये रख दे वस्तु को, ये वस्तु हमारा वही है, नाम नहीं लिखूंगा मैं अब, ठीक है, क्योंकि वरना गंदा हो जाएगा। एक किरण मुख्य अक्ष के कैसे चलेगी, समांतर, आपको पता है। ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, आप बेहतर जानते हैं बेटा। दूसरी किरण, मैंने कहा था दूसरी किरण, तो बेटा इससे चलने वाली किरणें तो बहुत हैं, इससे, इस वस्तु से चलने वाली किरणें तो बहुत हैं, ऊपर, इधर 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 इधर, तमाम किरणें चलेंगी इससे, इधर 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 बहुत। लेकिन मैं इनमें से वो किरण लूंगा, इनमें से वो किरण लूंगा, मैं इस वस्तु से चलने वाली किरणों में से वो किरण लूंगा जो दर्पण पर कितने अंश पर आपतित हो, 90 अंश पर, ठीक है ना। तो वो किरण लूंगा मैं यहां से चलने वाली जो दर्पण पर 90 अंश पर आपतित हो, तभी तो हमें उसकी परावर्तित क्या पता होगी, स्थिति पता होगी। आइए बेटा वही किरण ले रहा हूं,
देख लिया बेटा आपने, हमने वो किरण लिया यहां से, इस बिंदु से, जो दर्पण के पृष्ठ पर लंबवत आपतित हो। क्यों? तब वो अपने ही मार्ग पर क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। और जब अपने ही मार्ग पर परावर्तित हो जाएगी, ठीक है ना, तो हम उसी किरण को कहां ले आएंगे? पीछे। क्योंकि अविलंबवत आपतित हुई है तो अपने ही मार्ग पर परावर्तित हो जाएगी। हम किरण को कहां ले आएंगे? पीछे ले आएंगे। और जब पीछे ले आया तो जहां काटा, ठीक है ना, दोनों परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण और ये भी परावर्तित किरण, जहां काटी वहां हमको प्रतिबिंब क्या मिला? आई। ये आई इस बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब है। यहां से मैंने कहा था आप एक क्या डालोगे? लंब डालोगे। और जब आप लंब डालोगे तो ये काट रहा है आई डैश पर। अब आपको आई डैश पूरा प्रतिबिंब मिल गया किसका? O डैश का। ठीक है ना। आप अगर ध्यान दें प्रतिबिंब की प्रकृति पर, अगर आप ध्यान दें, बहुत इजी है। पूछिए कैसे बेटा इजी है? बहुत इजी है, जरा ध्यान दें। क्या? एक तो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। पूछिए क्यों? क्या वास्तव में दोनों किरणें नहीं काट रही हैं? काट रही हैं। अगली प्रकृति क्या है? उल्टा है प्रतिबिंब। आप देख लें, ऊपर की किरणें जा रही थी, किरणें गई, ये देखो ऊपर गई थी और आकर मिली कहाँ? मुख्य अक्ष के नीचे। गई मुख्य अक्ष के ऊपर थी और मिली मुख्य अक्ष के नीचे, तो उल्टा है। और आप देख लें वस्तु से क्या है बेटा? बड़ी है। वस्तु से बड़ी है, ठीक है ना। और आगे देख लें आप इस चीज को, कहाँ बन रही है? ये बन रही है बेटा वक्रता केंद्र और अनंत के कहाँ? बीच में। वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में, और वो भी दर्पण के कहाँ बेटा? सामने। अब हम लोग अगली कंडीशन देखेंगे। क्या? जब वस्तु F पर होगी। किस पर होगी बेटा? F पर होगी। और वस्तु जब F पर होगी तो आइए देखते हैं क्या होता है कंडीशन। आइए ध्यान देते हैं। अगली केस, जब वस्तु फोकस पर हो। अच्छा, बहुत सिंपल है। आइए, ये हो गया अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, फोकस हो गया और वक्रता केंद्र हो गया। सब चीजें ले ली बेटा। अब हम वस्तु को कहां पर रखेंगे? फोकस पर रखेंगे। रख दिया वस्तु। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। इसी प्रकार हम दूसरी किरण भी लेंगे। इसी प्रकार, क्योंकि चलने को तो यहां से बहुत किरणें चलेंगी, ऐसे 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 चलने को तो बहुत किरणें चलेंगी, लेकिन हम वही किरण लेंगे जो पृष्ठ पर कैसी जाए? 90 अंश पर, क्योंकि तभी हम उसका परावर्तन करा सकेंगे। तो यहां से वो किरण लेते हैं जो पृष्ठ पर कैसी गिरे? अभिलंबवत, और वो किरण C से जाती हुई प्रतीत होती है। आइए, ये देखें, हमने वो किरण ली जो पृष्ठ पर कैसी गिरे बेटा? अभिलंबवत। चलने को तो बहुत चलेंगी और ये अपने ही मार्ग पर पीछे क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। अपने ही मार्ग पर परावर्तित हो जाएगी। ठीक है। और देख लीजिए, दोनों परावर्तित किरणें परस्पर कैसी हैं? समांतर हैं। दोनों परावर्तित किरणें परस्पर कैसी हैं? समांतर हैं। और अगर समांतर हैं तो जाकर कहां पर मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी। और अनंत पर नीचे मिलेंगी। अनंत पर कहां मिलेंगी? नीचे मिलेंगी। और जरूर मिलेंगी अनंत पर। और वास्तव में दोनों काटेंगे एक दूसरे को। तो जब वास्तव में दोनों काटेंगे एक दूसरे को कहां पर? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। और कैसा होगा? चूंकि ऊपर की किरणें नीचे चली आई तो उल्टा भी होगा और नीचे ही काटेंगे मुख्य अक्ष के। और वस्तु से आप देख लीजिए, इतने में ही देख लीजिए, अभी तो बहुत आगे जाकर काटेगी और जितना नीचे जाएगी प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा, यानी वस्तु से बहुत बड़ा होगा। बहुत क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है ना। और बनेगा कहां? अनंत पर। वो भी किधर? मुख्य दर्पण के कहां? सामने।
क्योंकि दर्पण अनंत पर ही तो मिलेंगी। जब अनंत से आने वाली किरणें समांतर हैं तो समांतर से आने वाली किरणें कहाँ मिलेंगी? अनंत पर, दर्पण के सामने। ठीक है बेटा। सर हम कैसे मान लें दोनों समांतर है? एक यहां से क्या गिरा दो, लंब गिरा दो। अब मान लेना, मैं सिद्ध कर दे रहा हूं, एक यहां से लंब गिरा दो, और जब आप यहां से एक लंब गिरा दोगे तो ध्यान लगा लो, ये कोण 1, ये कोण 2 बराबर होगा। पूछो क्यों? क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये संगत कोण है। कौन से कोण है? संगत कोण। तो 1 बराबर 2, ये बराबर हो गए। अब देख लें इन दोनों त्रिभुजों में ये इसके बराबर होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये समांतर किरणें हैं और समांतर किरणों के बीच की दूरी बराबर होती है, तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है ना। अब देख लें अगली चीज, ये 90 तो ये भी कितना? 90 होगा। ठीक है ना। अब देख ले ये इसके बराबर होगा। पूछो क्यों? क्योंकि जितना ये है उतना ही ये भी है। F बराबर, क्योंकि R बाई कितना होता है? 2। ये भी R का आधा, ये भी R का आधा, बराबर है। ठीक है बेटा। तो ये जब ये तीनों बराबर, आप देख लीजिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो कोण, एक कोण किसके बराबर है? 3 के बराबर है, क्योंकि उसको 2 मान चुका हूँ। ये संगत मतलब कैसे हो गया? CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों संगतता से हैं। तो एक किसके बराबर हो गया? 3 के, क्योंकि 2 त्रिभुज सर्वांगसम तो हो ही चुके हैं। तो एक अगर किसके बराबर हो गया? 3 के, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल कितना? 3। अगर 2 किसके बराबर हो गया? 3 के। ठीक है ना। 2 अगर किसके बराबर हो गया बेटा? 3 के। तो बहुत सिंपल सी बात है कि चाहे 2 3 के बराबर, चाहे 1 किसके बराबर? 3 के बराबर, दोनों तो आपने कह दिया। तो ये 2 रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक काट रही है, एक 3 के बराबर है, मतलब दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर। देखो 2 समांतर है, ये और ये, या फिर 2 रेखाएं हैं, इसको एक काटे, अगर ये बराबर हो जाए, ठीक है ना, अगर ये बराबर हो जाए तो संगत कोणों का बराबर होना इन दोनों को क्या सिद्ध करता है? समांतर सिद्ध करता है। समझ गए बेटा? व्युत्क्रमता से हो गया। इस तरीके से आखिरी कंडीशन बची जब वस्तु F और P के कहाँ होगा? बीच में। आइए देखते हैं। देखें बेटा, आखिरी केस अवतल दर्पण से, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, यहां हो। ठीक है। आइए रखते हैं बेटा वस्तु को फोकस और ध्रुव के कहां? बीच में। ये रख दिया। एक किरण मुख्य अक्ष की कैसी चलेगी? समांतर, और परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। देख लिया आपने। दूसरी किरण, यहां से चलने वाली किरणें तो बहुत हैं, बताया तो आपको, लेकिन हम वही किरण लेंगे जो दर्पण पर कैसे गिरे? लंबवत, क्योंकि हमें उसी की प्रतिबिंब की परावर्तित स्थिति पता है। आइए ये देखें बेटा, हमने एक ऐसी किरण ली जो पृष्ठ पर कैसी गिरे? अभिलंबवत, और परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। अपने ही मार्ग पर वापस क्या हो जाएगी? लौट जाएगी, क्योंकि अभिलंबवत गिरी है। लौट गई। ठीक है। आप अगर ध्यान से देखें तो क्या ये दोनों परावर्तित किरणें कभी एक दूसरे को मिलेंगी? नहीं, ये फैलती जा रही हैं, ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो आप अपना यहाँ पर आंख लगाइए, और जब आप अपना यहाँ पर आंख लगाएंगे तो आपको ये किरणें कहाँ से आती हुई दिख रही हैं? पीछे चलते चले जाइए, पीछे बढ़ाते चले जाइए, कहाँ से आती हुई दिख रही हैं? देख लिया। ये किरणें आपको यहां आंख पे कहां से आती हुई दिख रही हैं? जहां से भी आती हुई दिख रही हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? आई। तो ये ऊपर O का प्रतिबिंब है, ये कौन बेटा? आई। मैंने आपसे कहा था आप यहां से एक क्या डाल देंगे? लंब। मान लीजिए मुख्य अक्ष को कहां काट रहा है? आई डैश पर। इस तरीके से आई डैश
वस्तु ओ डैश का पूरा क्या है, प्रतिबिंब है। प्रकृति, ये किरणें यहाँ से आती हुई सिर्फ दिख रही हैं, वास्तव में आ नहीं रही हैं, प्रतीत हो रही हैं सिर्फ यहाँ से आती हुई। तो ये जो प्रतिबिंब बना ये कैसा है बेटा, आभासी है। ठीक है ना, देख लीजिए सीधा है बिल्कुल। कैसे, आप देख लीजिए ऊपर की किरणें ऊपर ही रह गई तो सीधा हो गया। ठीक है ना। और अगली बात, वस्तु से बड़ा है कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। ठीक है ना। और किस पर ही है, मुख्य अक्ष पर ही है, मुख्य अक्ष पर। ठीक है ना। लेकिन कहाँ, मुख्य अक्ष पर है लेकिन दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे का मतलब, दर्पण के पीछे का मतलब घरों में जैसे आप अपने आप को शीशे के अंदर देखते हैं, वैसे यहाँ पर भी, यहाँ से देखने पर शीशे के अंदर ही दिखाई देगा, जबकि वास्तव में अंदर कुछ होता नहीं है। यही संसार है, कुछ है नहीं लेकिन दिखता बहुत कुछ है, यही सत्यता है। ये रही बेटा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का क्या बनना।